स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नगर में शमशाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला था। वह बहुत अमीर था, लेकिन वह पहले दर्जे का कंजूस था। एक एक पैसा वह देखभाल कर खर्च करता था। शमशाद इतना कंजूस था कि भोजन में सूखी रोटी एक सब्जी के साथ खाता था। घर के बने सीधे सादे कपड़े पहनता था। घर में कोई नौकर चाकर नहीं रखता था। सारा काम उसकी पत्नी स्वयं करती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे जहां कहीं जाना होता पैदल जाता। सभी लोग जानते थे कि वह बहुत धनी परंतु कंजूस है। लोगों ने उसका नाम मक्खी चूस रख छोड़ा था। वह जैसे तैसे जो भी कमाता उससे सोने के सिक्के बनवा लेता। शमशाद के घर के पीछे एक बड़ा बगीचा था। वहां वह रोज सुबह शाम सैर करने जाता था। उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा सा घड़ा मिट्टी में दबाकर रखा हुआ था। जो भी दौलत वह इकट्ठी करता सोने के सिक्कों के रूप में उस मटके में डाल देता। शाम हो जाने पर वह घर में केवल एक दिया ही जलाता था। यदि उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी दूसरे कोने में काम हो तो उसे वही दिया उठाकर ले जाना पड़ता था। शमशाद अपनी जोड़ी हुई दौलत के बारे में किसी को नहीं बताता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बात का आभास न था कि उसका पति इतनी दौलत इकट्ठी कर रहा है। वह समझती थी कि उसके पति का कारोबार मंदा है, इस कारण वे रूखा सूखा भोजन खाकर रहते हैं। शमशाद की पत्नी शहनाज बेचारी बहुत सीधी सादी थी। वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस कारण वह यह भी नहीं जानती थी कि लोग उसके पति को कंजूस मक्खी चूस नाम से पुकारते हैं। उसकी इच्छा होती कि वह नए नए कपड़े पहने, आभूषण बनवाए, लेकिन पति की आमदनी बहुत कम जानकर वह किसी भी चीज की फरमाइश अपने पति से नहीं करती थी। यदि किसी वक्त भोजन में सब्जी या रोटी बच जाती थी तो शमशाद उसे फेंकने न देता था। वह उसी बचे भोजन से दूसरे वक्त पेट भर लिया करता था। कंजूसी का आलम यह था कि वह घर में जूते या चप्पल पहनना पसंद नहीं करता था। वह कहता था, जूते जितना कम पहनूंगा उतने ज्यादा समय साथ देंगे। घर में जूते चप्पल की क्या जरूरत है? बिना बात घर में पहनने से वे घिसेंगे ही। बाजार में नाई से बाल कटवाने जाता तो सारे बाल सफा चट कर आता, ताकि कम से कम 6 महीने तक नाई के पास जाने का झंझट ही न रहे। घर के दरवाजों या खिड़कियों को तब तक बंद न करता जब तक बहुत ज्यादा जरूरत न होती। उसका विचार था कि बार बार दरवाजा खोलने बंद करने से दरवाजों के जोड़ घिस जाते हैं। भीतर पहनने के कपड़े रोज नहीं धुलवाता था। उन्हीं एक दिन एक तरफ से पहनता था, दूसरे दिन पलटकर दूसरी तरफ से, ताकि साबुन का खर्च बचे। शमशाद हर रोज पैसा बचाकर कंजूसी करने की नई नई तरकीब सोचा करता था। वह सुबह शाम बगिया में टहलने जरूर जाता था। शहनाज सोचती थी कि शमशाद अपनी सेहत बनाने की खातिर बगीचे में जाता है, परंतु शमशाद का कुछ अलग ही मकसद होता था। वह लगभग हर रोज धन रखने या उसे देखने के लिए जाता था। यदि संभव होता तो उन सिक्कों को गिनकर भी आता था। यदि कभी जल्दी में होता तो जमीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखी अशर्फियों को निहारता, फिर बंद करके चला आता। यह सिलसिला काफी समय से चला आ रहा था, परंतु एक दिन एक चोर ने बगीचे की दीवार से शमशाद सेठ को पेड़ के नीचे धन छिपाते देख लिया। उसकी निगाह उस धन पर अटक गई और रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही चोर पूरे मटके की सारी अशर्फियां निकालकर 9-2-11 हो गया। सुबह को शमशाद चोरी की वारदात से बेखबर बगीचे में सैर करने पहुंचा। जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसका कलेजा धक से रह गया। जहां उसका मटका था वहां मिट्टी खुदी हुई थी और खाली मटका दिखाई दे रहा था। शमशाद ने सोचा कि जल्दी से घर जाकर पहले पत्नी फिर पुलिस को इसकी खबर दो, परंतु पैर थे कि दुख और घबराहट के मारे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह 2-4 कदम ही चला था कि बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत देर तक वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी बगीचे में पहुंची। जैसे तैसे पड़ोसियों की सहायता से शमशाद को घर लाया गया। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गया। हर रोज वैद्य उसे देखने आता, परंतु दवा का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। उसने पत्नी को चोरी के बारे में बताया तो वह सुनकर सन्न रह गई।
वह कभी धन की चोरी की बात सुनकर दुखी रहने लगी। शमशाद की बीमारी का हाल सुनकर उसका परम मित्र घनश्याम उससे मिलने आया। जब उसने मित्र की आपबीती सुनी तो वह समझ गया कि शमशाद की बीमारी का कारण धन की चोरी का सदमा है। उसने तुरंत वैद्य का इलाज बंद करा दिया। घनश्याम शमशाद से बोला, तुम जानते थे कि तुमने धन कहाँ रखा है? ये बताओ कि तुम उस धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे? शमशाद बोला, अपने लिए। घनश्याम बोला, अपने लिए? अपने लिए कैसे? तुम अपने लिए तो धन खर्च करते ही नहीं थे। शमशाद बोला, अपने भविष्य के लिए धन जोड़ रहा था, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वह धन मेरे काम आए, और यदि इस बीच मुझे कोई संतान हो जाए तो संतान को मेरी संपत्ति और खजाना मिल जाए। घनश्याम बोला, जब तुम इस उम्र में उस धन का उपयोग नहीं कर रहे थे तो बुढ़ापे के लिए उसका मोह कैसा? अच्छा, अब मेरा कहना मानो और भूल जाओ कि तुम्हारा धन चोरी हुआ है। जैसे रूखा सूखा खाते थे वैसा ही खाते रहो, जैसे सादे कपड़े पहनते थे वैसे पहनते रहो। शमशाद जल्दी से बात काटते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मेरा धन तो चला ही गया, मैं कैसे शांत रह सकता हूं? घनश्याम ने एक बार फिर अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। मित्र, जिस धन का तुम्हारे लिए उपयोग नहीं था वह बेकार ही था। अब वह धन तुम्हारे पास रहे या किसी और के, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि वह चोर उस धन का गाड़ कर रखने के बजाय अपने परिवार के लिए खर्च करे। अब तुम यह सोचो कि धन वही मटके में रखा है, और यदि पहली जैसे जिंदगी बसर करना चाहो तो वैसे जिंदगी बसर करो, और यदि तुम्हें इस चोरी से कुछ शिक्षा मिली हो तो आगे से जितनी कमाई करो अपने व भाभी के सुख के लिए उस धन का उपयोग करो। कल का क्या भरोसा? पहली बात तो तुम्हारी संतान ही नहीं है, यदि हो भी तो तुम क्यों उसके लिए जोड़ जोड़ कर स्वयं को दुख देते हो? संतान लायक होगी तो खुद ही कमाकर खा लेगी। मुफ्त में मिली दौलत से तो संतान बिगड़ जाती है और उस धन को अय्याशी में बर्बाद कर देती है। शमशाद को मित्र की बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे वह चुस्त और स्वस्थ हो गया। उसे समझ में आ गया कि जो मजा स्वयं कम कर खर्च में है वह जोड़ कर रखने में नहीं। इसके बाद वह अपनी कमाई से उचित खर्च करके पत्नी के साथ सुख और आराम से दिन गुजारने लगा। सिमकी का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी रोजिया उसे रोज समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो, परंतु सिमकी बहुत सीधा, भोला भाला, मासूम था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिससे उसे अपनी मजदूरी तक पूरी नहीं मिलती थी। एक दिन सिमकी की पत्नी ने समझाया कि क्यों न तुम अपने मित्र फाजरी के पास जाकर कोई काम मांगो, कम से कम वह धोखा तो न देना। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े, बैल है, वह तुम्हें खेतों का या जानवर देखने का काम अवश्य दे देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर सिमकी फाजरी के पास पहुंच गया। फाजरी बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था, फिर भी अपनापन दिखाते हुए सिमकी से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं। इस पर सारी खेती तुम करोगे, जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी। सिमकी खुश हो गया। अपने घर जाकर खुशखबरी अपनी पत्नी रोजिया को सुनाई। पत्नी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन सिमकी फाजरी के पास काम के लिए पहुंच गया। फाजरी ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद, बीज सब मैं दूंगा, तुम्हारे घर खर्च को कुछ धन भी दे दूंगा, परंतु जब फसल होने लगेगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। सिमकी राजी हो गया तो फाजरी बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हम लिखित सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा, जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। सिमकी ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। सिमकी ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने फाजरी के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिन में पौधे निकल आए, खेत हरा भरा हो उठा। अब सिमकी खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला सिमकी अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं भांप सका था। फसल कटने के वक्त फाजरी भी खेत पर आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग सिमकी को मिलना था, वह जमीन के नीचे का भाग फाजरी को मिलना था। फाजरी ने चालाकी की थी और शलगम की फसल बोई थी। फसल काटकर कर दो बैलगाड़ियों में भर दी गई। फाजरी शलगम लेकर बाजार चला गया। वहां उसकी फसल खूब अच्छे दामों पर बिकी।
सिमकी बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो शलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखने सड़ने लगे। बेचारा सिमकी दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह फाजरी की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर सिमकी इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बन सकती थी। थोड़े दिन बाद जब वह पुनः फाजरी के खेत पर काम करने लग गया तो उसने पुनः यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मरी। सिमकी ने कहा, मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। फाजरी मान गया। वह पहले की भांति फाजरी के दिए बीज खेत पर बुआया और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार फाजरी ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और उसकी नीचे की शाखाएं सिमकी को दे दी। सिमकी को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सिमकी ने सूखी डालियों को कुदवाकर भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया, परंतु फाजरी गेहूं बेचकर मालामाल हो गया। फाजरी की चतुराई सुनकर सिमकी की पत्नी रोजिया से न रहा गया। उसने चाल चलने की सोची और योजना बना डाली। इस बार सिमकी के साथ रोजिया भी फाजरी के पास गई। वहां पहले की भांति खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। सिमकी ने इस बार नीचे की फसल चुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्तें उसी के समाने पक्की हो, अतः सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गईं। इसके बाद सिमकी अपनी पत्नी के साथ फाजरी के गोदाम से बीज लेने पहुंचा। पत्नी ने उनके दिए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले दिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति फाजरी इस बार भी खेतों की गुड़ाई बुआई देखने नहीं आया। सिमकी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके ये दोनों खेतों में लगे रहते। उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर फाजरी बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी लहलाती फसल देखकर खुशी से नाच उठा। परंतु जब फाजरी के मुंशी ने उसके कान में फूंक कर कहा कि इस बार तो सिमकी की नीचे की फसल है, तो फाजरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फाजरी समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने ही सिमकी की पत्नी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल ज्यादा हुई थी, इस कारण बैलगाड़ी की जगह फसल को ट्रक में लादा जा रहा था। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी तरफ इसके पौधे। सिमकी अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो बहुत अच्छे दामों पर फसल बेच दी। सिमकी के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर फाजरी के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी कोई खरीदने वाला न था। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। इस बार जैसे को तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वह बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ सिमकी के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह सिमकी का इंतजार कर रहा है। सिमकी की पत्नी रोजिया ने कहला भेजा कि हमने आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से सिमकी और रोजिया ने मिलकर छोटा सा खेत खरीदा और उस पर मेहनत करके सुख से रहने लगे। उधर फाजरी ने सुना तो पछताकर हाथ मलता रह गया। प्राचीन काल में एक व्यापारी था जिसका नाम था नजूमी। उसने अपने पिता का व्यापार कुछ समय पहले संभाला था। एक बार वह अपने ओट पर कुछ सामान लादकर दूसरे शहर के लिए चल दिया। बहुत तेज गर्मी थी, कंटीले रेतीले रास्ते थे। अचानक आंधी चलने लगी। नजूमी एक ठीक सी सराय देखकर वहां ठहर गया। उसने ओट से सामान उतारा और ओट को बाहर ही बांध दिया। वह दिन भर का थका हुआ था, इस कारण उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। सुबह को जब वह सोकर उठा तो ओट को बाहर बंधा न देखकर घबरा गया। तभी उसने देखा कि उसका सामान भी वहां नहीं है। वह रोने लगा। नजूमी रोते रोते सराय के मालिक के पास पहुंचा, परंतु सराय मालिक को ओट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नजूमी ओट की खोज में तेजी से शहर की ओर चल दिया, परंतु काफी दूर तक सड़कें सुनसान थी। ओट तो क्या, कोई आदमी भी नजर नहीं आता था। काफी दूर चलने पर उसे एक राहगीर मिला। नजूमी ने उस राहगीर से पूछा, भाईजान, क्या आपने इधर से किसी आदमी को ऊँट ले जाते देखा है? राहगीर बोला, ऊँट तो क्या, मैंने कोई गधा घोड़ा भी इधर से जाते नहीं देखा, परंतु न जाने क्यों मुझे लगता है
कि आपका ऊँट काना है। नजूमी उस राहगीर का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं आपको यूं ही न जाने दूंगा, आपने अवश्य ही मेरा ऊँट इधर से जाते देखा है। राहगीर ने हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने आपका ऊँट नहीं देखा होता तो अवश्य बता देता। नजूमी राहगीर के साथ साथ बातें करते हुए चलने लगा। उसने सोचा कि शायद बातों बातों में वह राहगीर उस ऊँट के चोर के बारे में सही सही बता देगा। हो ना हो, इसने मेरा ऊँट देखा अवश्य है, वरना उसे कैसे पता चलता कि मेरा ऊँट काना है। परंतु कुछ ही मिनटों में राहगीर बोला, भाई साहब, आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? यह सड़क सीधे शहर को जाती है, चोर अवश्य ही इधर से ऊँट ले गया होगा। आप बिना समय गंवाए तेजी से जाएंगे तो अवश्य ही आपका ऊँट मिल जाएगा। लगता है आपके ऊँट के एक तरफ चीनी की बोरी लदी हुई थी। नजूमी हैरत में पड़ गया कि यदि राहगीर ने ऊँट को नहीं देखा तो ये कैसे बता रहा है कि उसके एक तरफ चीनी लदी थी। नजूमी ने पूछा, आप ठीक फरमाते हैं, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि ऊँट के दूसरी तरफ क्या था? राहगीर बोला, शायद कोई अनाज होगा। अब तो नजूमी का शक यकीन में बदल गया और वह राहगीर से झगड़ने लगा कि वह ऊँट चोर को अवश्य जानता है अथवा उसने किसी को ऊँट ले जाते देखा है। राहगीर ने नजूमी को सड़क की ओर धकेलते हुए कहा, यदि अब तुमने समय गंवाया तो ऊँट भी गंवा दोगे। नजूमी को कुछ न सूझा, वह सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। वह कुछ घंटों तक शहर जाने वाली सड़क पर दौड़ता रहा। तभी उसने एक स्थान पर ऊँटों का झुंड देखा। वहां कुछ छायादार पेड़ थे जिनके नीचे यात्री आराम कर रहे थे। नजूमी जल्दी से अपना ऊँट तलाशने लगा। तभी उसने देखा कि उसका ऊँट एक पेड़ से बंधा है और जुगाली कर रहा है। साथ ही गेहूं और चीनी के बोरे भी उतरे हुए रखे हैं। नजूमी चीख चीख कर पूछने लगा, यह मेरा ऊँट है, इसे कौन यहाँ लाया है? परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नजूमी कुछ देर आराम करना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा थी कि वह ऊँट चोर को सजा अवश्य दिलवाए। यदि वह आराम करने रुक जाता तो चोर उसके हाथ से निकल जाता। वह सोचने लगा कि उसका ऊँट कौन चुरा सकता है। सोचते सोचते उसका शक उसी राहगीर पर अटक गया। उसे लगा कि हो न हो वह राहगीर या तो स्वयं चोर है या उस चोर का साथी है। वह अपना ऊँट लेकर तेजी से सराय की ओर चल पड़ा ताकि राहगीर को बीच सड़क पर ही पकड़ सके। थोड़ी सी दूर जाने पर ही राहगीर मिल गया। ऊँट को लाते देखकर राहगीर नजूमी से बोला, मिल गया आपका ऊँट? परंतु नजूमी को क्रोध आ रहा था। वह तुरंत उस ऊँट से उतरकर उस राहगीर को पकड़कर बोला, एक तो ऊँट चुराते हो, ऊपर से भोले बनकर कहते हो मैंने ऊँट नहीं देखा। नजूमी राहगीर को पकड़कर काजी के पास ले गया। उसने काजी से शिकायत की कि इस राहगीर ने मेरा ऊँट चुराया है और ऊपर से कहता है कि इसने मेरा ऊँट देखा तक नहीं है। उसने राहगीर की पूरी बात काजी को बता दी। काजी को सुनकर लगा कि अवश्य कोई गड़बड़ है, वरना राहगीर सारी बातें सही कैसे बता सकता है। उसने सख्ती बरतते हुए राहगीर से पूछा, सच बताओ कि क्या तुमने ऊँट चुराया या चुराने में मदद की? राहगीर शांत भाव से बोला, हुजूर, मैंने तो इसका ऊँट देखा तक नहीं था, फिर मैं ऊँट चुरा कैसे सकता हूँ? काजी ने पूछा, देखो, यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। अब तुम यह बताओ कि यदि तुमने ऊँट देखा ही नहीं तो तुम्हें यह कैसे पता लगा कि नजूमी का ऊँट काना है? यह सुनकर राहगीर के चेहरे पर डर के कोई भाव प्रकट नहीं हुए। वह बिना हिचकिचाहट के बोला, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था उस रास्ते के दाहिनी ओर के वृक्षों की डंडियां, वह पत्तियां बिल्कुल सही सलामत थी, जबकि बाईं ओर की पत्तियां ताजी खाई हुई जान पड़ती थी। इससे मुझे ऐसा जान पड़ा कि इधर से जो जानवर गया है वह अवश्य एक आंख से काना है, तभी उसने केवल एक ही ओर की पत्तियां खाई है। राहगीर की बात सुनकर नजूमी और काजी दोनों संतुष्ट हो गए। अब काजी ने राहगीर की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए धीमे स्वर से पूछा, राहगीर, अच्छा, तुम्हें यह कैसे पता लगा कि ऊँट की एक तरफ चीनी लदी थी, दूसरी तरफ कोई अनाज? राहगीर बोला, उस रास्ते में स्थान स्थान पर चीनी के दाने बिखरे थे जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। हो सकता है कि चीनी की बोरी में कोई छेद हो। इसी से मैंने अंदाज लगाया कि उधर से निकलने वाले जानवर की पीठ पर चीनी लदी होगी। इसी प्रकार कहीं कहीं अनाज के दाने जमीन पर बिखरे थे जिन्हें चिड़िया चुग रही थी। हुजूर, सड़क पर अनाज यूं ही तो नहीं उग सकता, अनाज तो खेतों में ही उगता है। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि इधर से जाने वाले जानवर की पीठ पर कोई अनाज लदा था। राहगीर की बात सुनकर
नजूमी अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित होते हुए उससे माफी मांगने लगा। काजी ने भी राहगीर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे छोड़ दिया। एक बार एक किसान किसी काम से शहर गया। जैसे ही शाम होने लगी, उसे लगा कि उसे तुरंत गांव लौट जाना चाहिए। अगर देर हो गई तो अंधेरे में घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वह अपना काम अधूरा छोड़कर गांव की ओर चल दिया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगी। उसने अपनी चाल तेज कर दी, परंतु कुछ ही देर में बूंदाबांदी होने लगी। किसान ने सोचा कि अगर मैं तेज चलूं तो शायद रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाऊंगा, परंतु मौसम को यह मंजूर नहीं था। काली घटाओं के कारण जल्दी ही अंधेरा छाने लगा, बारिश भी तेज होने लगी। किसान ने आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा। आगे जंगल का खतरनाक रास्ता था। एक तो खराब मौसम, ऊपर से जंगली रास्ता सोचकर किसान डर से मारे कांपने लगा। वह एक छोटे से घर के आगे बरामदे में दुबक कर बैठ गया, परंतु ठंडी हवाओं के कारण उसे सर्दी लगने लगी। रात होते होते उसे सर्दी के साथ साथ भूख भी लगने लगी। उसे कोई उपाय नहीं सोच रहा था। वह सोचने लगा कि इस समय थोड़ा सा कुछ गर्म खाने को मिल जाता तो उसकी सर्दी भी मिट जाती और भूख भी कम हो जाती। उसने डरते डरते घर की कुंडी खटखटाई। अंदर से बुढ़िया ने दरवाजा खोला। बुढ़िया उस घर में अकेली रहती थी। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस तूफानी रात में मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? किसान ने विनम्र होते हुए कहा, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरा नाम चौके है। शहर में कुछ काम से आया था। अब बारिश के कारण यहां फंस गया हूं। बुढ़िया हट्टे कट्टे जवान को देखकर भीतर से घबरा गई थी, परंतु ऊपर से हिम्मत दिखाते हुए बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? माँ जी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और साथ ही जोर की भूख लगी है। अगर आप मुझे अंदर आने देंगी और कुछ खिला देंगी तो मैं आपका एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने उसे टालने की गरज से कहा, चौके, मेरे पास आज खाने को कुछ नहीं है, वरना तुम्हें कुछ न कुछ जरूर खिला देती। चौके की दरवाजे के सामने ही रसोई में एक चम्मच दिखाई दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं चम्मच का सूप बनाकर पी लूंगा। आपके घर में चम्मच तो है ना? रसोई में चम्मच सामने ही पड़ा था, अतः बुढ़िया कुछ बहाना न बना सकी। वह सोचने लगी, मुझे तो चम्मच का सूप बनाना नहीं आता, और भला चम्मच का सूप कैसे बनता है, मैं भी तो देखूं। उसने किसान को भीतर आने दिया। किसान ने चूल्हा जला दिया और सूप बनाने के लिए पतीला मांगा। फिर चम्मच को रगड़ रगड़ कर साफ किया। बुढ़िया चोखे को निहार कर देखे जा रही थी। किसान ने बड़े पतीले में पानी भरकर उसमें चम्मच डाल दिया। पानी गर्म होने लगा। इस बीच किसान ने कहा, माँ जी, मेरा नाम तो चोखे है ही, मैं सूप भी बड़ा चोखा बनाता हूं। इतनी देर में पानी से भाप निकलने लगी। किसान बोला, माँ जी, जरा सा नमक होगा? बुढ़िया नमक के लिए भला क्या मना करती, सो नमक का डिब्बा उठाकर किसान को दे दिया। किसान ने आधा चम्मच नमक उसमें डाल दिया और चलाने लगा। कुछ ही मिनटों में पानी उबलने लगा। किसान ने उसे निकालकर छका। बुढ़िया देखकर हैरान हुई जा रही थी। इतने में किसान बोला, सूप तो बड़ा स्वादिष्ट बन रहा है, लेकिन इसमें कोई सब्जी पड़ जाती तो मजा आ जाता। कौन सी सब्जी चाहिए? एक दो सब्जी तो मेरे पास भी है। बुढ़िया बोली, टमाटर, लौकी, कद्दू, आलू, कुछ भी चलेगा। किसान ने कहा। बुढ़िया ने सोचा, चलो आज नया सूप सीखने को मिल रहा है, तो उसने 3-4 टमाटर किसान को दे दिए। किसान ने उन्हें चाकू से काट कर डाल दिया और चम्मच से दबा दबा कर चलाने लगा। किसान बोला, आज तो वाकई बहुत स्वादिष्ट सूप बना लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं अभी आपको चखाता हूँ। बुढ़िया मन ही मन खुश होने लगी कि आज उसने चम्मच का सूप बनाना सीख लिया है। किसान ने थोड़ा सा सूप चम्मच में निकाला, फिर बुढ़िया से बोला, माँ जी, अगर आप इसे चखने के पहले चुटकी भर चीनी डाल लेंगी तो आपको अधिक स्वादिष्ट लगेगा। बुढ़िया ने चोखे का मतलब समझ लिया कि इसे सूप में डालने के लिए चम्मच भर चीनी चाहिए, और किसान ने चीनी सूप में डाल दी। फिर किसान ने चम्मच से सूप को 2 कटोरी में डाल दिया। वह बुढ़िया से बोला, देखिए चम्मच का सूप कितना चोखा बना है। बुढ़िया ने सूप चखा तो दंग रह गई। बोली, आज तक मैंने चम्मच का सूप न कभी सुना न चखा, परंतु यह तो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। बुढ़िया और किसान बैठकर गर्म सूप का आनंद लेने लगे। उनके पास से सर्दी कब की उड़नछो हो चुकी थी।
एक गांव में करैलची नाम का एक किसान रहता था। उसकी आमदनी इतनी अच्छी थी कि अपनी पत्नी और बेटी का पेट आसानी से पाल सके। करैलची ने अपनी बेटी किराली को बहुत लाड प्यार से पाला था। किराली अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। करैलची की पत्नी प्रतिदिन दोपहर को खाना तैयार करती और किराली भोजन लेकर अपने पिता के पास खेत पर जाती थी। पिता को अपने हाथ से भोजन खिलाकर ही वह घर वापस आती थी। एक दिन किराली भोजन लेकर चली तो बहुत तेज धूप थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सुस्ताने लगी। तभी उसने देखा कि पेड़ पर एक बंदर बैठा है। बंदर ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा रखा था। किराली सोचने लगी कि एक दिन उसका भी प्यारा सा बच्चा होगा। वह अपने बच्चे का नाम ललगालनो रखेगी। वह अपने ललगालनो को खूब प्यार करेगी। तभी उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वह सोचने लगी कि जब वह शैतानियां करेगा तो मुझे उस पर बहुत क्रोध आएगा। वह शैतानी करके इधर उधर भागता फिरेगा। यदि किसी दिन वह सीढ़ियों में भागने लगेगा तो सीढ़ियों से गिर जाएगा। फिर मेरे ललगालनो को चोट लग जाएगी। अगर चोट ज्यादा लग गई तो वह मर जाएगा। ओह, मेरे ललगालनो का क्या होगा? यही सोचते सोचते वह रोने लगी और बार बार कहने लगी, मेरा ललगालनो, मेरा ललगालनो। वह घंटों बैठी रोती रही और अपने पिता का भोजन ले जाना भूल गई। जब किराली बहुत देर तक घर वापस नहीं पहुंची तो उसकी मां ने सोचा कि अपने पिता को जाकर बताना चाहिए कि किराली घर वापस नहीं लौटी है। वह खेत की ओर चल दी। रास्ते में उसने किराली को एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए देखा तो उसने अपनी बेटी के पास जाकर पूछा, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? किराली, मेरा ललगालनो कहकर रोती रही और अपने रोने का कारण मां को बताया। उसकी मां पूरी बात सुनकर बिना सोचे समझे मेरा ललगालनो कहकर रोने लगी। मां बेटी दोनों बैठकर आंसू बहाने लगी। करैलची को दोपहर का भोजन नहीं मिला था। इस कारण उसे क्रोध आ रहा था। शाम होते ही वह घर के लिए वापस चल दिया। रास्ते में अपनी पत्नी व बेटी को रोता देखकर उसने सोचा कि जरूर कोई अनहोनी दुर्घटना घटित हो गई है जिसके कारण दोनों रो रही है। उसने धड़कते दिल से दोनों से रोने का कारण पूछा। कारण सुनकर वह क्रोध से पागल हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी और बेटी की मूर्खता पर वह हंसे या क्रोध में अपने बाल नोचे। वह चीख कर बोला, इस दुनिया में तुम लोगों से बड़ा मूर्ख और पागल कोई और नहीं मिल सकता। मैं जा रहा हूं और तभी घर लौटूंगा जब तुमसे भी बड़े मूर्ख से मिल लो। करैलची की पत्नी और बेटी किराली उसके पीछे पीछे खुशामद करने दौड़ी, परंतु करैलची तब तक दूर निकल चुका था। चलते चलते करैलची पास के एक गांव में पहुंचा। उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी थी। उसने भीतर घुसकर कारण जानने का प्रयास किया तो पता लगा कि लोग एक तालाब के चारों ओर जमा थे। पानी में चांद दिखाई दे रहा था। अनेक व्यक्ति इस बात का दावा कर रहे थे कि वे चांद को पकड़कर दिखाएंगे। हर व्यक्ति चांद पकड़ने की फीस देकर आगे आता, फिर पानी में चांद पकड़ने की कोशिश करता था। बाकी लोग दर्शक बनकर तालियां बजा रहा था और चांद पकड़ने की बाजी का मजा ले रहे थे। करैलची लोगों की मूर्खता देखकर आगे बढ़ गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत का एक टिन के डिब्बे में हाथ फंस गया है। कई लोग उसका हाथ खींचकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बुढ़िया दर्द के मारे चीख रही थी, परंतु हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। करैलची ने पूछा कि माजरा क्या है। उसे बताया गया कि डिब्बे में गेहूं भरे हैं और बुढ़िया मुट्ठी में गेहूं भरकर निकालने का प्रयास कर रही थी। तभी उसका हाथ डिब्बे में फंस गया और वह अब निकल नहीं रहा है। इतने में एक व्यक्ति बोला, मुझे हाथ बाहर निकालने की एक आसान तरकीब समझ में आ गई है। इससे बूढ़ी माँ को थोड़ा दर्द तो होगा, परंतु कम से कम हाथ तो बाहर आ जाएगा। सबने पूछा, ऐसी कौन सी तरकीब है? हम बूढ़ी माँ का हाथ काट देंगे, वरना उसे डिब्बे में हाथ फंसाए हुए ही पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ हाथ काटना आसान है, डिब्बे में हाथ डालकर जिंदगी बिताना कठिन है। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, तुम तो कमाल करते हो भाई। इससे बेहतर तरकीब यह है कि डिब्बे को नीचे से काट दिया जाए। करैलची ने लोगों की बात सुनकर माथा पीट लिया। वह बोला, दादी माँ, अपनी मुट्ठी को खोलो और गेहूं डिब्बे में छोड़ दो। करैलची का इतना कहना था कि बुढ़िया ने मुट्ठी से गेहूं छोड़ दिए और उसका हाथ बाहर निकल गया। लोग करैलची को धन्यवाद व इनाम देने लगे। करैलची बहुत दुखी मन से घर की ओर यह सोचते हुए वापस चल दिया कि शायद इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। जैसे अनेक लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, ऐसे ही दुनिया में एक से एक बढ़कर मूर्ख भरे पड़े हैं।
आसिफ शेख कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने ढेरों दौलत जमा कर रखी थी। उसका व्यापार आसपास के देशों में भी फैल चुका था। वह कभी कभी उन देशों की यात्रा भी किया करता था। जब उसका बेटा जवान हो गया तो वह पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। एक बार आसिफ शेख ने अपने बेटे खुर्रम से कहा, हमारे पास बांग्लादेश से बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तुम्हें सामान लेकर वहां जाना होगा। खुर्रम ने अब तक किसी देश की यात्रा नहीं की थी। वह यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसके अब्बा उसे बांग्लादेश भेज रहे हैं। उसने तुरंत वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन खुर्रम सामान लेकर बांग्लादेश के लिए रवाना हो गया। वह होटल में सामान रखकर वहां से बाजार में घूमने निकला। रास्ते में उसने एक निराला फल बिकते देखा। उसने इतना बड़ा फल आज तक नहीं देखा था। वह फल वाले के पास गया और फल को हाथ में उठाकर देखा तो हैरान रह गया कि ऊपर से कांटों वाला यह फल बहुत ही भारी था। खुर्रम ने पूछा, भाईजान, इसे क्या कहते हैं? फल वाला हंसते हुए बोला, साहब, इसे कटहल कहते हैं। खुर्रम ने कटहल को सुनकर देखा तो उसे कटहल की खुशबू अच्छी लगी। वह सोचने लगा कि यदि इस कटहल की खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। परंतु मन ही मन खुर्रम यह सोच रहा था कि इतना बड़ा फल बहुत महंगा होगा। उसने फल वाले से पूछा, भाईजान, कटहल कितने का है? फल वाले ने उत्तर दिया, 10 आने का। खुर्रम को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है या फल वाले का ध्यान कहीं और है। इस कारण उसने गलती से कटहल का दाम कम बता दिया है। उसने तुरंत जेब से पैसे निकाले और कटहल खरीद लिया। कटहल लेकर वह सीधा होटल पहुंचा। छुरी निकालकर कटहल काट लिया और उसे खाने लगा। उसे कटहल का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा था। इस कारण आधे से अधिक कटहल उसने खा लिया। खाने के पश्चात वह नल पर हाथ धोने गया, परंतु उसके हाथ व मुंह बुरी तरह चिपक रहे थे। इस कारण साफ नहीं हो सके। हाथ धोने की कोशिश में वे और भी ज्यादा चिपक गए। उसने हाथों को बार बार साबुन से रगड़ा, परंतु वे साफ नहीं हो रहे थे। उसने देखा कि कटहल का रस कपड़ों पर लग गया है। उसने कपड़ों को नैपकिन से साफ करने की कोशिश की, परंतु नैपकिन कपड़ों से चिपक गया। वह अकेला था, इस कारण समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वैसे भी खुर्रम अपने घर से पहली बार अकेला निकला था, इस कारण थोड़ा घबरा रहा था। उसने सोचा कि होटल के मालिक या किसी नौकर से पूछ लूं कि इसे कैसे साफ किया जाए। खुर्रम कमरे से बाहर निकलकर ज्यों ही किसी के सामने पड़ा, वह व्यक्ति खुर्रम को देखकर हंसने लगा। खुर्रम की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह किसी से कुछ पूछे। वह चुपचाप होटल के बाहर निकल गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। सड़क के पत्ते उड़ उड़कर खुर्रम के कपड़ों पर चिपकने लगे। उसकी मूंछों के बाल भी चिपक कर अजीब से लग रहे थे। हवा के साथ धूल, मिट्टी, कागज, पंख आदि उसके कपड़ों व हाथों में चिपकते जा रहे थे। वह जिधर से निकलता उधर से लोग उसे देखकर हंसने लगते। उसका चेहरा भी धूल चिपकने से गंदा लगने लगा था। कुछ लोग उसे पागल समझकर उसके पीछे चलने लगे। खुर्रम की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह चुपचाप एक दुकान में घुस गया और एक कोने में छिपने का प्रयास करने लगा। संयोग से वह दुकान एक सर्राफ की थी। वहां ग्राहकों को दिखाए गए आभूषण एक मेज पर रखे थे। खुर्रम उस मेज से टकरा गया और कुछ आभूषण उछलकर उसके कपड़ों से जा चिपके। जो ही खुर्रम छिपने का प्रयास करने लगा, दुकान मालिक की निगाह उस पर गई। उसने चोर चोर कह कहकर शोर मचा दिया। दुकान के नौकरों ने खुर्रम को पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस को खबर दी गई। खुर्रम ने लाख समझाया कि उसने चोरी नहीं की है, परंतु उसके कपड़ों पर चिपके आभूषणों के कारण किसी को विश्वास नहीं हुआ। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने खुर्रम से चोरी का कारण जानना चाहा, तो उसने विस्तार से कटहल खाने की पूरी बात उन्हें बता दी। थानेदार हंसता हुआ बोला, अरे मियाँ, जब खाना आता नहीं था तो कटहल खाया क्यों? अच्छा, यह बताओ कि तुम किस व्यापारी के यहाँ आए थे? खुर्रम को उस व्यापारी के यहाँ ले जाया गया, परंतु उस व्यापारी ने खुर्रम के हुलिये के कारण उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तब खुर्रम ने अपना व अपने पिता का पूरा नाम बताया, साथ ही अपने साथ लाए सामान की पूरी जानकारी दी। तब व्यापारी ने उसे पहचानते हुए कहा, थानेदार जी, यह अपना ही बच्चा है, इसे छोड़ दीजिए। यह हालात के कारण मुसीबत में फंस गया है। अब खुर्रम बोला, पहले मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। व्यापारी ने खुर्रम को बदलने के लिए कपड़े दिए। उसका चेहरा व हाथ पैर साफ करवाए, फिर उसकी अच्छी खातिरदारी की और कहा, बेटा याद रख, किसी भी नई चीज को आजमाने से पहले उसकी थोड़ी जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए।
बहुत पुराने जमाने की बात है। एक आदमी अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। जब उसके बच्चे छोटे ही थे कि मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल के लिए पति को दूसरी शादी करनी पड़ी। कुछ सालों के बाद सौतेली मां भी 2 बच्चों की मां बन गई। अब चारों भाई बहन एक साथ रहते थे। कुछ समय के बाद सौतेली मां एकदम बदल गई। वह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती थी, अच्छे रंगीन कपड़े पहनाती थी और सौतेले बच्चों को पुराने कपड़े पहनाती थी। कुछ दिनों बाद सौतेली मां ने उन्हें सूखी रोटी देकर गायों के ग्वाला भेजना शुरू कर दिया। अब वे दिन भर ग्वाला जाते और भूखे प्यासे शाम को घर आते थे। ऐसे समय में उन्हें अपनी मां की बहुत याद आती थी। एक दिन दोनों बच्चों ने अपने हाथ की सूखी रोटी अपनी काली गाय को देते हुए कहा, मां, तुम हम पर ऐसे ही दया करो जैसी हमारी मां हम पर करती थी। इतना कहना था कि गाय के थनों से दूध निकल आया। दोनों बच्चों ने खुश होकर भरपेट दूध पिया। अब वे रोज हाथ की रोटी उसे देते और गाय उन्हें भरपेट दूध पिलाती थी। इससे वे खुश रहते थे और उन्हें ग्वाला जाना भी अच्छा लगने लगा। कुछ ही दिनों के बाद सौतेली मां ने बच्चों के चेहरों में लाली देखी तो आश्चर्य में पड़ गई। उसे अपने बच्चों पर बड़ी दया आई कि वे तो दुबले पतले ही थे। दूसरे ही दिन से उसने अपने बच्चों को भी सूखी रोटी देना शुरू कर दिया। 2-3 सप्ताह बाद उसने देखा कि बच्चे हट्टे कट्टे होने के बदले कुछ ज्यादा ही दुबले पतले दिखाई देने लगे थे। अब मां थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने अपने एक बच्चे को इसका राज जानने के लिए भाइयों के साथ ग्वाला भेजा और कहा कि वह ध्यान दे कि भाई दिन में क्या खाते हैं। दूसरे दिन तीनों भाई गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। गायों ने आराम से चरागाह में घास चरी। दोपहर का समय होने को आया। बच्चों के पैर भूख से कुलबुलाने लगे, पर उन्हें हिम्मत नहीं आ रही थी कि गाय से दूध मांगे। उन्हें डर था कि उनका सौतेला भाई मां से चुगली न कर दे। भूख सहन से बाहर होने पर वे भाई से बोले कि हमारी काली गाय हमें दूध देती है, इसी से हम अपनी भूख मिटाते हैं। ये बात तुम किसी को मत बताना। भाई ने कहा, मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा, चिंता मत करो। अब दोनों भाई खुश हुए और अपनी रोटी गाय को देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। ऐसा सुनते ही गाय ने तीनों भाइयों को पेट भरकर दूध पिलाया। शाम होने पर तीनों भाई गायों को लेकर घर आए तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, तुमने चरागाह में क्या खाया? बेटे ने कहा, हमने वही खाया जो तुमने हमें दिया था। वह तो ऐसा भी नहीं था जैसा खाना कुत्तों को मिलता है। ऐसा सुनकर माँ को बड़ा बुरा लगा। दूसरे दिन उसने भाइयों के साथ बेटी को भेजा और कहा कि वह ध्यान से देखे कि दोनों भाई क्या खाना खाते हैं। अब बेटी भाइयों के साथ चरागाह में गई। दोपहर होने को आई। बच्चों को भूख लगने लगी। उन्होंने पिछले दिन की तरह ही बहन से भी कहा, प्यारी बहन, तुम किसी से भी मत कहना कि हमें खाना कैसे मिलता है। बहन ने भरोसा दिलाया कि वह किसी से नहीं कहेगी। अब भाई गाय के पास गए और अपने हाथ की सूखी रोटी देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी माँ करती थी। उस दिन गाय ने उन्हें ढेर सारा खाना दिया। सबने पेट भरकर खाया। लड़की ने थोड़ा सा खाना अपनी चुन्नी में छिपा लिया। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा कि तुमने चरागाह में क्या खाया? बेटी ने उत्तर दिया, मेरी चुन्नी से पूछो, मुझसे नहीं। माँ ने चुन्नी देखी तो उसमें खाना था। माँ ने पूछा, यह कहाँ से आया? बेटी ने माँ से कहा कि इसका जवाब चुन्नी ही दे रही है कि खाना गाय ने दिया था। यह जानकर माँ को बड़ा गुस्सा आया कि सौतेले बच्चे चरागाह में मजे कर रहे हैं। उसने उनकी काली गाय को ही मारने की ठान ली। उसने बीमार होने का बहाना करके वैद्य से कहा कि वह उसके पति से कहे कि काली गाय का मांस खाकर ही वह अच्छी हो सकती है। वैद्य ने ऐसा ही किया। उसके पति को कहा कि उनके घर की काली गाय को ही मारना होगा। बाप ने तुरंत ही बच्चों को समाचार भेजा कि माँ को बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा। उसे लेने वे चरागाह में आ रही है। यह सुनकर दोनों बच्चे गाय के गले में हाथ डालकर रोने लगे। तभी बाप और बेटा चरागाह पर आ पहुंचे। उन्होंने गाय के गले से लिपटे बच्चों के हाथों को हटाकर उन्हें दूर किया और घर को चल पड़े। बच्चे भी पीछे पीछे घर आए और पिता से कहा, पिताजी, इसे नहीं मारे, नहीं तो हम फिर से बिना माँ के हो जाएंगे। उनकी बात पर सबने उनकी खिल्ली उड़ाई और उसी समय गाय को मार दिया गया। माँ ने उसका मांस खाया, उसके पति व बच्चों ने भी खाया, लेकिन इन दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की धार बहती रही। वे कुछ भी नहीं बोले और जो मांस उन्हें मिला उसे वे अपने खेत में ले गए। उसके बाद आसपास लकड़ी इकट्ठा करके
उसका दाह संस्कार किया। उससे जो राख बनी उसे अपने चरागाह में ले गए। वहां उन्होंने एक गड्ढा खोदा और जो अस्थियां बची थी उन्हें राख को दफना दिया। दूसरे दिन से दोनों भाई फिर से ग्वाला जाने लगे। फर्क इतना ही था कि काली गाय उनके साथ नहीं थी। वे रोज चरागाह में अपनी गाय की अस्थियों के पास जाकर प्रेम के 2 आंसू बहाकर दूसरी गायों के साथ घर लौट आते। एक दिन हमेशा की तरह वे चरागाह में पहुंचे तो देखा कि अस्थियों की जगह पर एक सुंदर एलोवेरा घृत कुमारी का पौधा खड़ा था। वे आश्चर्य से उसके पास गए और उसकी लंबी लंबी पत्तियों को सहलाने लगे। तभी उस सुंदर पौधे ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और खाने की बछार कर दी। दोनों भाई उस पर लिपटे हुए बोले, हमारी माँ कभी गाय बनकर आती है, कभी एलोवेरा की बहार बनकर आती है। माँ कितनी अच्छी होती है, क्यों है ना? कहकर दोनों भाई हंसने लगे। कहते हैं कि उसके बाद वे दोनों भाई अपनी सौतेली माँ के पास नहीं गए। उसी घृत कुमारी ने उनका पालन पोषण कर उन्हें बड़ा बनाया। एक बार बहुत दूर उत्तर की जमीन पर फिनलैंड देश में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिले। इसलिए जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाजत मिलेगी। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहाँ पिताजी? पिता बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। सबसे बड़े बेटे ने जो पेड़ काटा तो वह पेड़ पूर्व की तरफ गिरा। वह बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। बीच वाले बेटे का काटा हुआ पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा तो वह भी बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पश्चिम में भी एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। जब तीसरे सबसे छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो वह उत्तर की तरफ गिरा। यह देखकर उसके दोनों बड़े भाई हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ थी, उधर की तरफ कोई लड़की कहाँ होगी। वे बोले, तुझको तो किसी रेंडियर या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की ही नहीं है। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम माइकल था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल दिया। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का खेत छोड़ा और उस लड़की के पिता के लिए कुछ भेंटें ली जिससे वे शादी करना चाहते थे, और कुछ भेंट अपनी होने वाली पत्नियों के लिए ली ताकि वे उनको खुश कर सकें, और अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए। माइकल भी जंगल में होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वह जानता था कि उसको तो उधर कोई लड़की मिलने वाली थी नहीं जो उसकी पत्नी बन सके। फिर भी वह उस जंगल में बहुत दूर तक चलता ही चला गया। आगे जाकर वह एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। उस झोपड़ी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको लगा कि शायद वह उत्तर में अपनी पत्नी पा सके। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला। वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोपड़ी तो खाली थी। वहां तो बस एक छोटी सी चूहिया एक मेज पर बैठी थी। माइकल अपने आप से बोला, अरे यहां तो कोई नहीं है। उस छोटी चूहिया ने कहा, मैं यहां हूं माइकल। वह वहां मेज पर बैठी अपने छोटे पंजों से अपनी मूछें संवार रही थी। पर तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो। मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब उसने उसको अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वह बोला, मुझे मालूम है कि वे लोग तो शादी कर ही लेंगे, पर मैं भी यह नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से नाउम्मीद हो कि मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ सका। छोटी चूहिया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं, पर मैं तुम्हें प्यार करूंगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। माइकल ने उस छोटी चूहिया को अपने हाथों में उठाया तो उसने माइकल के लिए अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया। माइकल उसको और पास से देखने के लिए अपने चेहरे तक लेकर आया
तो वह चूहिया उसकी उंगलियों पर चढ़ गई और अपनी छोटी सी नाक से उसके गाल सहलाने लगी। माइकल उस छोटी सी चूहिया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वह अपने पिता को नाउम्मीद भी करना नहीं चाहता था। वह बोला, ठीक है ओ छोटी चूहिया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई। यह सुनकर चूहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं ठहरती हूँ, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ। माइकल की समझ में आ गया कि वह चूहिया ठीक कह रही थी। सुबह चूहिया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी वाली की तो बहुत सुंदर आंखें हैं। बीच वाले भाई ने कहा, और मेरी वाली के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर है। तुमको शादी करने के लिए कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला क्या? माइकल ने उनसे इतनी जोर से कहा ताकि उसके पिता भी सुन लें। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक बहुत ही प्यारी और नाजुक सी चीज मिल गई है, और वह मखमल के कपड़े पहनती है। मखमल के कपड़े? कहकर उसके दोनों बड़े भाई जोर से हंस पड़े। तुमने तो लगता है कि उस उत्तरी जंगल और बर्फ में कोई राजकुमारी ढूंढ ली है। माइकल बोला, हाँ, मखमल के कपड़े, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह से। और जब वह मेरे लिए गाती है तो उसकी मीठी आवाज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यह सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उनके छोटे भाई को तो उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की मिल गई, पर इसमें वे क्या कर सकते थे। कुछ दिन बाद पिता बोला, मैं अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए डबल रोटी बनाए, ताकि मैं यह देख सकूं कि वह तुमको ठीक से खाना खिला सकेगी भी या नहीं। सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई माइकल से बोले, मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी डबल रोटी बनाएगी, पर माइकल तुम्हारी राजकुमारी? माइकल बोला, यह तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा, पर असल में तो वह चिंता कर रहा था कि उसकी चूहिया डबल रोटी बनाएगी भी कैसे। फिर भी वे तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से डबल रोटी बनवाने के लिए। छोटी चूहिया ने जब माइकल को वापस आते देखा तो वह तो गाने नाचने लगी, और जब उसने आकर उसे यह बताया कि उसको डबल रोटी बनानी है तो वह हंस दी। माइकल बोला, मैं तो तुमसे यह कहते हुए डर रहा था कि तुम डबल रोटी बना दो। वह फिर हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी डबल रोटी जरूर मिलेगी माइकल, बस जरा सा इंतजार करो। माइकल ने देखा कि छोटी चूहिया की घंटी बजाते ही दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रहे हैं। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वे सब चूहे तुरंत ही वहां से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहां आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनानी शुरू कर दी। माइकल बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनाते देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी डबल रोटियां लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी डबल रोटी लेकर आया था। बीच वाला भाई जौ की बनी डबल रोटी लेकर आया था। पिता ने उन दोनों की डबल रोटियां चखी और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी डबल रोटियां बनाई है। देहाती लड़कियों को जैसी डबल रोटी बनानी चाहिए उन्होंने वैसी ही डबल रोटियां बनाई है। वह संतुष्ट था कि शादी के बाद उसकी दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब माइकल ने अपनी सफेद डबल रोटी अपने पिता को दी। पिता ने उसको भी देखा और चखा तो बोला, अरे ये तो बहुत सुंदर सफेद डबल रोटी है, जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। माइकल बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए डबल रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए और उसने फिर डबल रोटी बना दी। दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक काम और करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ। ये सुनकर दोनों बड़े भाई तो खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थी, पर वे यह तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है। तो उनके छोटे भाई का क्या होगा? माइकल भी चिंतित था। वह भी यही सोचता था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वह चूहिया कपड़ा न भी बुन सकेगी तो भी कम से कम वह उस बोलने वाली चूहिया से फिर से मिल तो सकेगा। जब माइकल चूहिया के पास पहुंचा तो चूहिया उसको देखकर फिर बहुत खुश हो गई। वह तुरंत ही माइकल के खुले हाथों पर चढ़ गई और वहां नाचने लगी। माइकल बोला,
मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ चूहिया रानी, लेकिन क्या माइकल, क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए? वह तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है। ये सुनकर चूहिया फिर हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई और एक बार फिर उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे वहां आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया अलसी की रुई लेकर आओ। जब वे अलसी की रुई ले आए तो उस चूहिया ने उस रुई का बहुत ही बढ़िया धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने उसका एक बहुत ही बढ़िया रुमाल बुना। वह इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसको बुनने के बाद गिरी के एक खोल में रख दिया। फिर वह माइकल से बोली, लो, इस गिरी के खोल को तुम अपने पिता के पास ले जाओ। इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा भी बुन सकती हूँ या नहीं। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुराए। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सबसे छोटे भाई के पास कोई बुना हुआ कपड़ा था ही नहीं। इसका मतलब ये था कि उसकी होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाएगी। जबकि माइकल ने गिरी का वह खोल जिसमें उसका बुना हुआ कपड़ा रखा था अपनी जेब में रखा हुआ था। पिता ने दोनों बड़ी बेटों के लाए हुए कपड़े देखे। उसने कहा, तुम लोगों की होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगी और तुमको ठीक से कपड़े पहनाएंगी और गर्म रखेंगी। उनका काम सादा है पर समय के साथ साथ सुधरता जाएगा। फिर उसने माइकल से पूछा, बेटे, तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बुना कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी भी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन सकी? माइकल ने अपनी जेब से गिरी का एक खोल निकाला और अपने पिता को दे दिया। उसके भाई तो उसको देखते ही हंस पड़े। तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े की बजाय गिरी का एक खोल भेजा है। तब उनके पिता ने गिरी के उस खोल को खोला तो देखा कि उसके अंदर तो तह किया हुआ एक बहुत बढ़िया कपड़ा रखा था। उसने उसकी तह खोली तो देखा कि वह तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा ही नहीं था। उसको देखकर तो उसके बड़े भाइयों की हंसी रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी बोला, यह तो बहुत सुंदर काम है। तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई? माइकल बोला। उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए अलसी की रुई ले आए। तब उसने उसका धागा बनाया और फिर यह रुमाल बुन दिया। पिता बोला, यह सब तो बहुत अच्छा था। अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूंगा ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। सो तुम उनको यहां लेकर आओ। यह सुनकर माइकल ने सोचा कि अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहां लेकर आऊंगा तो मेरे बड़े भाई जब यह देखेंगे कि इसकी होने वाली पत्नी तो एक चूहिया है, मुझ पर हंसेंगे और मेरे पिता भी मेरी उससे शादी करने पर राजी नहीं होंगे। पर मैं उस सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए डबल रोटी बनाई, उसने मेरे लिए कपड़ा बुना, वह गाती है, वह नाचती है, वह बहुत दयालु भी है। मैं तो बस उसी की परवाह करता हूँ, चाहे वह एक चूहिया ही सही। यही सोचकर वह फिर से चूहिया के घर की तरफ चल दिया ताकि वह उसको साथ लेकर अपने पिता से मिलवाने के लिए उनके पास आ सके। वह फिर से उसी झोंपड़ी में जा पहुंचा। उसको देखते ही चूहिया फिर से उसके हाथों में छड़ गई। माइकल ने उससे कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। छोटी चूहिया तो यह सुनकर खुशी से पागल सी हो गई। उसने अपनी वह छोटी सी घंटी एक बार फिर बजाई तो पहले की तरह से फिर से वहां सैकड़ों चूहे दरवाजे से अंदर आ गए। उसने उनसे कहा कि वे उसकी गाड़ी तैयार करें। जल्दी ही गिरी का एक खोल वहां आ गया। उस गिरी के खोल को दो चूहे खींच रहे थे। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठ गया। दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उस गाड़ी के पीछे एक बक्से पर बैठ गया। उस नौकर चूहे ने छोटी चूहिया को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से चल दी। माइकल भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी की गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर चल दिया। वह चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश नहीं होंगे, पर मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम और मैं हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमको उसी तरह से रखूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को रखता है। जब वे जा रहे थे तो उनको एक पुल पार करना था। यह पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था। जब माइकल यह सब कह रहा था तभी वे उस पुल पर पहुंचे तो वहां हवा इतने जोर से चल रही थी कि गिरी के खोल की वह गाड़ी, उस गाड़ी का कोचवान, उसके दोनों काले चूहे जो उस चूहिया की गाड़ी खींच रहे थे,
चूहिया राजकुमारी और उसके दोनों नौकर सब उस हवा में उड़ गए और नदी में डूब गए, और माइकल उनको गिरने से रोक भी न सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से निकला, ओह छोटी चूहिया, मुझे तुम्हारी इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी। मुझे तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारा गाना बहुत याद आएगा। और अब जब तुम चली गई हो, मुझे तब पता चल रहा है कि मैं तो तुमको अपनी असली पत्नी की तरह से ही चाहता था। जब वह ऐसा बोल रहा था, तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी गाड़ी, जिसको दो बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे, नदी के किनारे किनारे आ रही थी। एक लंबा सा नौकर उस गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। एक बहुत सुंदर लड़की उस गाड़ी में बैठी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो माइकल ने पहले कभी देखी नहीं थी। वह खुद बर्फ जैसी सफेद थी। उसके होठ बेरीज जैसे लाल थे। उसने सफेद मखमल के कपड़े पहने हुए थे और अपने सुनहरे बालों में बहुत सारे जवाहरात पहने हुए थे। उसने माइकल को पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे माइकल? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूँ। माइकल कुछ दुखी आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी अपनी होने वाली पत्नी तो यहाँ नदी में डूब गई है। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे नहीं खोया है माइकल। मैं ही तुम्हारी वह छोटी चूहिया हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए डबल रोटी बनाई थी। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़ा बुना था। मैं अब तक एक जादू के जोर में थी, जिसने मुझे एक चूहिया बना दिया था। जब तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, बस तभी मेरा वह जादू टूट गया और मैं फिर से आदमी बन गई। चलो, अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं, ताकि वह हमारी शादी की इजाजत दे दें। फिर वे माइकल के पिता के घर पहुंचे। वहां जाकर वह उन लड़कियों से मिला जो उसके भाइयों से शादी करने वाली थी। पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और अपने सब बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों से शादी कर दी। माइकल के दोनों बड़े भाई अपने पिता के खेत पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहे। माइकल अपनी चूहिया के साथ उसके राज्य चला गया। वहां वे जब तक जिंदा रहे, खुशी खुशी रहे। कैलाशवासी भगवान शंकर को एक दिन समुद्र यात्रा की धुन सवार हुई। माता पार्वती को साथ लेकर भोलेनाथ सिंगापुर, जकार्ता, सिडनी, ऑकलैंड होते हुए फिजी द्वीप के लोमोलोमो टापू पर जा पहुंचे। टापू के सुनहरे तट पर दोनों प्राणी टहलने लगे। इसी लोमोलोमो टापू पर एक अनाथ युवक रहता था। उसका नाम था तिमोदी। तिमोदी बहुत गरीब था। कभी कभी उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। तब वह समुद्र से मछली पकड़ लाता और पहाड़ से कंदमूल फल खोद लाता, और यही उसके पेट भरने के साधन हो जाते। तिमोदी को गहरे समुद्र में नाव चलाने का बड़ा शौक था। उसे विश्वास था कि फिजी का कोई भी नाविक उसके बराबर नाव नहीं खींच सकता। एक दिन तिमोदी की भेंट एक अमीर नाविक से हो गई। तिमोदी उसके आगे भी अपनी डींग मारने लगा। अमीर नाविक भी उस्ताद खेवैया था। उसे भी अपनी ताकत पर गर्व था। गरीब तिमोदी की बात अमीर को पसंद नहीं आई। उसने तिमोदी को बाजी के लिए ललकारा। तिमोदी भी पीछे हटने वाला नहीं था। अमीर की चुनौती उसने स्वीकार कर ली। शर्त यह थी कि दोनों अपनी अपनी नाव को लोमोलोमो के तट से वीतिलेवो के तट तक दौड़ाए। जिसकी नाव वीतिलेवो का तट सबसे पहले छू लेगी, वह बाजी जीत जाएगा। शर्त 10 नाव की थी। हारा नाविक 10 नाव विजय को देगा, अथवा अमानत के तौर पर अपने दोनों हाथ विजय के हाथ तब तक गिरवी रख देगा, जब तक कि 10 नाव लाकर न दे देगा। शर्त दोनों को मंजूर थी। बाजी के लिए दिन और समय निश्चित हो गया। निश्चित दिन दोनों नाविक अपनी अपनी नाव लेकर लोमोलोमो के तट पर पहुंच गए। निश्चित समय पर दोनों ने नावें खेनी शुरू की। उसी समय समुद्र में एक जोर की लहर आई और तिमोदी की नाव उलट गई। जब तक वह उसे सीधी करे, तब तक अमीर खेवैया बड़ी दूर निकल गया था। बाजी अमीर के हाथ रही। तिमोदी हार गया। शर्त के अनुसार उसे 10 नाव देनी थी, लेकिन वह गरीब था और उसके पास केवल एक ही नाव थी। अब तो उसे अपने दोनों हाथ अमीर नाविक के पास रहन रखने पड़े। 10 नाव खरीदकर अपने हाथों को लौटा लेने की चिंता में तिमोदी घर से निकल पड़ा। उसे तो अब खाना भी नसीब नहीं था, क्योंकि बिना हाथ के न वह मछली ही पकड़ सकता था, न कंदमूल ही खोद कर ला सकता था। वह 3-4 दिन भूखा ही रहा। उसे फल तक खाने को नसीब न हुए। वह फल फूल की तलाश में जंगल जा पहुंचा, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। 5वें दिन भी बेचारा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। अब वह बहुत थक चुका था और उसमें चलने की हिम्मत भी नहीं रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उधर तटों की सैर करते हुए भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उसी जंगल में जा पहुंचे।
उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। संसारिक प्राणी की आवाज सुनकर भगवान शंकर रुके नहीं, चलते रहे। लेकिन माता पार्वती बड़ी द्रवीभूत हुई, उनसे रहा न गया। उन्होंने दौड़कर भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, महाराज, किसी दुखिया के रोने की आवाज आ रही है, हमें चलकर पता लगाना चाहिए। नहीं गौरी, भोले बाबा ने कहा, हमें तो इस माया मोह से दूर ही रहना है। हम क्यों इस फसाद में पड़े? चलो, अब हमें कैलाश पर पहुंचना है। रोने की आवाज बराबर आती रही। गौरी मैया अपने आप को रोक न सकी और भोलेनाथ को मनाकर उस पेड़ के नीचे ले गई जहां पर बैठा हुआ तिमोदी रो रहा था। भगवान शंकर तिमोदी से बोले, भाई, तू रोता क्यों है? तेरे हाथ कहाँ गए? तिमोदी ने उन्हें अपनी राम कहानी सुनाई। प्रभु, अमीर नाविक से मैं 10 नाव हार गया, लेकिन मेरे पास नाव थी नहीं कि मैं उसे देता। अतः उसने मेरे हाथ तब तक के लिए रहन रख लिए जब तक कि मैं 10 नाव उसे कहीं से लाकर नहीं दे देता। मैं बहुत गरीब और अनाथ हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मुझे भोजन दे सके। आज 5 दिन हो गए हैं, मैं भूखा प्यासा इस जंगल में भटक रहा हूँ। मुझ में चलने की शक्ति भी अब नहीं रही। चारों तरफ से निराश होकर मैं यहाँ बैठकर रोने लगा हूँ। भगवान शंकर को तिमोदी पर दया आ गई। उन्होंने तेज हवा चलाकर वहां फलों का ढेर लगा दिया। फिर भगवान ने धरती पर जोर से अपना पाँव लटका और वहां पानी की एक धारा फूट निकली। लहलहाते हुए जल और पके हुए खुशबूदार फलों को देखकर तिमोदी बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान शंकर की जय जयकार करने लगा। भगवान शंकर चले गए। माता पार्वती भी साथ ही लौट गई। तिमोदी अब उसी पेड़ के नीचे भगवान शंकर की भक्ति करने लगा। वह समाधि में लीन हो गया। कुछ दिन बाद भगवान शंकर फिर माता पार्वती के साथ उसी जंगल में आ पहुंचे। उन्हें अपने भक्त को देखने की इच्छा भी थी। जब वह पेड़ के नीचे पहुंचे तो देखते हैं कि तिमोदी उनके ध्यान में लीन है। भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसे ऐसे पेड़ों की खेती करने की सलाह दी जिसके फलों से पीने को पानी भी मिले और खाने को गरी भी। तिमोदी ने पूछा, भगवान, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके फल में अमृत सा जल भी हो और खाने के लिए स्वादिष्ट गरी भी? ऐसा फल देने वाला पेड़ नारियल का होता है, भगवान शंकर ने कहा। लेकिन प्रभु, वह हमें मिलेगा कहां से? और फिर मेरे पास बैल भी तो नहीं है, हाथ भी नहीं है, फिर खेती किससे और कैसे करूंगा? तिमोदी ने सिर झुका भगवान शंकर से पूछा, चिंता नहीं करो वत्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये खेती बिन बैल के ही होगी। इतना कह भगवती के साथ भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे गणेश को बुलाया और कहा, बेटे, तुम इसी वक्त केरल, दक्षिण भारत पहुंच जाओ और वहां से एक नारियल लेकर फिजी द्वीप पहुंचो। वहां के लोमुलोमु टापू में तिमोदी नाम का मेरा एक भक्त है। उसे नारियल देकर और उसके बोने की तरकीब बताकर चले आओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, कहकर गणेश जी ने उन्हें प्रणाम किया और केरल जा पहुंचे। वहां से एक नारियल लेकर केकड़े पर सवार हो गणेश जी 7 समुद्र पार फिजी द्वीप जा पहुंचे। तिमोदी उधर धोनी रमाए बैठा था, अतः गणेश जी को उसे ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई। गणेश जी ने तिमोदी को नारियल दिया और उसे बोने की तरकीब भी बता दी। तत्पश्चात गणेश जी अपने धाम को लौट आए। तिमोदी ने उस एक नारियल से अनेक नारियल पैदा किए। धीरे धीरे नारियल प्रशांत महासागर के सभी द्वीपों में फैल गया। तिमोदी ने इन्हें बेचकर बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। उस धन से उसने अनेक नावें खरीदी और उनमें से 10 नाव उस अमीर खेवैये को देकर अपने हाथ वापस ले लिए और अपनी शादी कर सुख से रहने लगा। कहा जाता है कि भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, इसीलिए नारियल की खोपड़ी में भी 3 आंखें अथवा आंखों जैसे छिद्र होते हैं और सिर पर शिवजी की जटा के समान जटा भी होती है। और चूंकि गणेश जी केकड़े पर सवार होकर नारियल पहुंचाने के लिए फिजी द्वीप गए थे, इसीलिए आज भी सभी केकड़ों की पीठ पर गणेश जी की मूर्ति बनी होती है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।